हर रोज़ नया आंकड़ा आता है कि F&O तो बिल्कुल एकदम सट्टा है और आप उसमें पैसा नहीं कमा सकते। क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग वाकई है रिटेल के लिए या नहीं है? 2020 दिसंबर में मार्जिन्स खत्म कर दिए गए हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई रिटेल ट्रेडर को नुकसान हो रहा है, मार्जिन खत्म कर देते, दूसरी बार आपने भाई वीकली ऑप्शन स्टार्ट कर दिया, ऑप्शन बाइंग में लोग काम कर रहे हैं। तो भैया आप ही ने लोगों के लिए कुछ छोड़ा नहीं है और फिर आप आके कह रहे हो कि भाई 92% ट्रेडर या 93% ट्रेडर लॉस में। उमेश जी काफ़ी गुस्से में हैं। देखिए उमेश जी, आप क्रिप्टो में भी बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं। आपको लगा कि सेबी के इस कदम से जहाँ पे ये मार्जिन्स बढ़ाए गए, लोग क्रिप्टो में भी मूव हुए? अगर मैं बोलूँ तो अभी 2 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट है क्रिप्टो में और ये कुछ टाइम में ओपन हुए हैं। एक दिन में आपने सबसे बड़ा लॉस कितना खाया? मैंने 4-5 लाख रुपए खाया एक दिन में। हाँ। टेक्निकल का आप अगर निचोड़ लेकर आए निकाल कर कि अब तो आप सिंपल सी बात है, कोई स्टॉक देखते होंगे तो आप बता देते होंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं। कौन से इंडिकेटर्स पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? मैं किसी इंडिकेटर पे कोई भरोसा नहीं करता हूँ। जो भी कैंडल देखते हैं जो आपने बताई, वो कैंडल आपको क्या बता रही है? कहाँ नीचे तक जा सकता है बाज़ार, या कहाँ आपको लगता है 2025 में 26 में यार ये लेवल दिखेगा, मेरी कैंडल ये बता रही है? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, कंजम्पशन टूट रहा है, स्लो डाउन है, कैपेक्स नहीं बढ़ रहा है, ये बोर्ड के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें असर डालती हैं आपको, या आपको लगता है नहीं मेरी कैंडल जो बता रही है बस इसमें सब कुछ है? देखिए मैं आपको बताऊँ, जितनी भी न्यूज़ होती है ना वो सब डिस्काउंटेड होती है और मेरा कहना यह है कि बम फटने से पहले चार्ट में फटता है। अब वो बम पहले 1 हफ्ते पहले फट चुका था। आप अपने ट्रेड में जब आप कैंडल्स पढ़ते हैं, एल्गो ट्रेडिंग, AI, ये जो नई नई चीज़ें आई हैं इनकी मदद लेते हैं? नहीं, ये 4-5 स्टॉक हैं जिनमें अगर आदमी ले तो अच्छा प्रॉफिट मल्टी बैगर हो सकता है। मैं ना 3-4 स्टॉक तो नहीं, मैं 1-2 स्टॉक बता देता हूँ। हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। मैं शुभम शंकरधर हाजिर हूँ आपके साथ नए गेस्ट को लेकर। अपने शो में हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं दरअसल, जो कुछ ऐसा बता सकते हैं, कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो हमारे लिए शुभ हो, हमारे लिए लाभ लेकर आए। आज ऐसे ही एक व्यक्ति को मैं अपने शो में लाया हूं जिनका नाम है उमेश शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका उमेश जी हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपको उमेश जी के बारे में बता दूं तो उमेश जी सेबी रजिस्टर्ड एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं। टेक्निकल एनालिसिस पिछले 15-20 साल से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सीख रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी विधा है जिसमें आदमी हर रोज़ कुछ नया सीखता है, और सिखा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों जो आपको यूट्यूब पर दिखते हैं वो दरअसल उमेश जी के शागिर्द रहे हैं, उनसे सीखे हुए हैं, उनकी ओर से सिखाए हुए हैं। उमेश जी की महारत ये है कि उमेश जी चार्ट्स पर वो सब कुछ पढ़ लेते हैं जो कुछ होने वाला होता है। ऐसे समय में उमेश जी को लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कमोडिटी बाज़ार में खलबली मची है, शेयर बाज़ार में उठापटक है, रुपया गोते लगा रहा है, तो हर तरफ अफरा तफरी है। ऐसे में क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो हमें ये बता सके कि अगर बाज़ार जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, आएगा तो कहाँ से आएगा, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, कब पहुँच सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए मुझे समझ में आया कि हाँ, उमेश जी एक उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं, और इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, इस बार अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर को मिलवाऊंगा उमेश शर्मा जी से। उमेश जी के बारे में एक बात आपको और बता दूं, देश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो उमेश जी की सलाह पर रोज़ाना ट्रेड कर रहे हैं, उनके पेड क्लाइंट हैं। उमेश जी उनको पेड सर्विसेज देते हैं और उसके बिहाफ पर वो ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, सारी जगहों पर। उमेश जी, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि सेबी कहता है कि 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवा देते हैं। हर रोज़ नया आंकड़ा आता है कि F&O तो बिल्कुल एकदम सट्टा है और आप उसमें पैसा नहीं कमा सकते। इसके बाद भी आप बीते 15 साल से इस विधा को सीख रहे हैं, साध रहे हैं मैं कहूँगा। क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग वाकई है रिटेल के लिए या नहीं है? देखिए मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। जैसे मैं 2008 से मार्केट में हूँ। पहले का मार्केट और आज के मार्केट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले क्या होता था, लोग इन्वेस्टमेंट करते थे इक्विटी में, स्पॉट मार्केट में ट्रेड करते थे, स्विंग ट्रेड करते थे। बट हुआ क्या, पहले मार्जिन्स ज़्यादा दिए जाते थे। 2020 दिसंबर में मार्जिन्स ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर है वो ऑप्शन में मूव हो गया। अब क्या होता है, मैं एक एवरेज लोगों का जो रिटेल क्लाइंट है उनका पैसा कितना होता है,
मैं आपसे पूछूंगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो वो है 15,000 20,000 रुपये। अब 15,000 20,000 रुपये में अगर कोई बिना मार्जिन के डायरेक्टली स्पॉट मार्केट में ट्रेड करता है, कितने से शेयर आए? कितने से शेयर आएंगे? ना अगर 5% 6% भी बाजार बढ़ा तब भी इतना कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो हुआ क्या, फ्यूचर में लॉट से ज़्यादा फ्यूचर में मार्जिन्स बढ़ा दिए, तो हुआ क्या, ना वो फ्यूचर में कर सकते, स्पॉट में करेंगे तो वो होगा क्या कि भाई कम से कम शेयर उसमें काम करेंगे। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बाइंग का। अब ऑप्शन बाइंग आई, वीकली ऑप्शन स्टार्ट हुआ क्या, लोगों ने ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट करा। जब ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट करा, वीकली ऑप्शन हुआ, तो लोगों ने अपने पैसे को जीरो करना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या, नॉलेज थी ही नहीं ऑप्शन में कैसे काम करना है, थीटा डिके। होता क्या है, जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो बाजार आपके फेवर में गया तो आपको प्रॉफिट होता है, बाजार आपके फेवर में नहीं गया तो लॉस है, अगर बाजार न्यूट्रल हुआ तो भी थीटा डिके का नुकसान है। तो ये रीज़न है कि लॉसेस लोगों के ज़्यादा बढ़ने लगे। बिल्कुल। तो देखिए, अब कितनी महत्वपूर्ण बात पहले ही प्रश्न के उत्तर से निकल कर उभर कर सामने आई। सेबी ने कहा कि मार्जिन्स बढ़ा दो, लोग ट्रेड ना करें। लोगों ने क्या किया कि ठीक है, स्पॉट पर ट्रेडिंग छोड़ दी, लेकिन ऑप्शंस खरीदने लगे जहां थोड़े पैसे में आपको ट्रेडिंग का मौका मिलता है, जहां आप दरअसल प्रीमियम बाय करते हैं। तो या तो पैसा बढ़ता है अगर बाजार आपके फेवर में है, और अगर नहीं फेवर में है, न्यूट्रल है या नीचे है, तो नुकसान तय है। तो आप एक तरफ से जब कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड लोग ना करें, तो दूसरी तरफ लोग सस्ते ट्रेड के ऑप्शन खोज रहे हैं। उमेश जी, आप क्रिप्टो में भी बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं। आपको लगा कि सेबी के इस कदम से, जहाँ पे ये मार्जिन्स बढ़ाए गए, लोग क्रिप्टो में भी मूव हुए? अगर मैं बोलूँ तो अभी 2 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट है क्रिप्टो में, और ये कुछ टाइम में ओपन हुए हैं। रीजंस क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। हुआ क्या कि अभी रिसेंटली बात करूँगा मैं, तो हुआ क्या कि भाई सेबी ने मार्जिन्स बढ़ा दिए। जो आप मिड कैप निफ्टी 15,000 में काम करते थे, आज उसका मार्जिन 45,000 है। मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी 3 गुना मार्जिन कर दिए। इससे लॉस क्या हुआ, एक तो ब्रोकर को लॉस हुआ, बिजनेस कितना रह गया उनका, 30% रह गया। इसके साथ साथ हुआ क्या, लोगों ने देखा कि यार मेरा एवरेज अमाउंट जो है वो 15,000 रुपये है, मैं 15,000 में मैं कर ही नहीं सकता ऑप्शन बाइंग। तो हुआ क्या, फिर लोगों ने क्रिप्टो में मूव करना स्टार्ट किया। अब क्रिप्टो क्या है, वो 24/7 है। अब 24/7 है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब एक जॉब पर्सन है, अब वो मॉर्निंग में काम नहीं कर सकता, तो वो इवनिंग में घर पे जाके ट्रेड कर सकता है। और वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, उसमें ग्लोबली मूव करता है। तो लोगों ने क्रिप्टो की तरफ मूव हुए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे बैठ के कि अब जो बंदा क्रिप्टो में मूव हुआ तो उसको बहुत मुश्किल होगा स्टॉक मार्केट में लाना। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बचेगा, ट्रेडिंग के लिए लोग क्रिप्टो में जाएंगे। देखिए, ये कितना बड़ा एक तथ्य है, और उमेश जी का तथ्य आप इसीलिए टॉर्च की तरह समझ सकते हैं, आगे प्रकाश दिखाने वाला, क्योंकि वो खुद लोगों को एक्टिवली ट्रेड करा रहे हैं। और ये पैटर्न आपने, मुझे लगता है कि जो बातें आप कह रहे हैं, ये पैटर्न आपने अपने इन्वेस्टर्स में भी, अपने ट्रेडर्स में भी देखा होगा। बिल्कुल देखा है, और मैं खुद देख रहा हूँ कि अभी अगर देखा जाए तो जैसे मार्जिन ख़त्म कर दिए, लेवरेज नहीं मिल रहा स्टॉक मार्केट में कि भाई लॉसेस हो रहे हैं। अब क्रिप्टो की अगर बात करें तो वहाँ पे 50x 100x का मार्जिन मिल रहा है। वो कह रहा है कि अगर क्रिप्टो एक्सचेंज पर 100x का मार्जिन, 100x का मार्जिन है, 200x का मार्जिन है। बट अगर मैं 100x या 50x की बात करूं तो जिस बंदे ने 1,000 रुपये का ट्रेड बनाया और वो 100x में काम करता है, तो 1,00,000 रुपये के लेवरेज पे वो काम कर सकता है। और इसमें अगर सक्सेस के रेशियो जो है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात करें, ओवरऑल एक्सचेंज की बात करो तो 54% ट्रेडर प्रॉफिट में है। और लॉस में क्या स्टॉक मार्केट में, वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई रिटेल ट्रेडर को नुकसान हो रहा है, मार्जिन खत्म कर दे, दूसरी बार आपने भाई वीकली ऑप्शन स्टार्ट कर दिया, ऑप्शन बाइंग में लोग काम कर रहे हैं। तो भैया आप ही ने लोगों के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, और फिर आप आके कह रहे हो कि भाई 92% ट्रेडर या 93% ट्रेडर लॉस में। उमेश जी काफ़ी गुस्से में है। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आपको वाकई ट्रेडिंग रोकनी थी तो आप तो उल्टा काम कर रहे हो। आप एक तरफ मार्जिन बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ वीकली ऑप्शंस भी ओपन कर रहे हो कि ठीक है, आप पहले तो महीने में आप ऑप्शंस काटते थे, आपका वायदा एक्सपायर होता था, अब हर हफ्ते काटिए, हर हफ्ते जुआ खेलिए एक तरह से। आपकी ये यात्रा कितनी पुरानी हो गई टेक्निकल एनालिसिस की? आपने कब सीखा, कितने समय आपने खुद पर टेस्ट किया? आपकी जर्नी अगर मैं समझना चाहूँ तो कितनी पुरानी है और कैसे कैसे आगे बढ़ी? देखिए, मैं 2008 से 12th के बाद से स्टॉक मार्केट में आया था। मैं कॉलेज कर रहा था, राजधानी कॉलेज दिल्ली में, राजा गार्डन में। तो फर्स्ट ईयर तो मैंने क्या कॉल सेंटर में काम किया। उसके बाद किसी ने बताया कि भाई स्टॉक मार्केट भी सीख सकते हैं, तो मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री करी एज अ डीलर की। पहले मैंने सीखा 2008 में, फिर 2008 में ही अक्टूबर में मेरी जॉब लग गई थी एज अ डीलर की। डीलर वो होता है जो क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड करता है।
उस वक्त पे फ़ोन नहीं होते थे, फ़ोन में ट्रेडिंग नहीं होती थी, ऑडियंस सॉफ्टवेयर हुआ करता था और क्लाइंट साथ में बैठे होते थे और आप वो बताते थे कि भाई ये कॉपर खरीद या गोल्ड बेच, और आप वहाँ पे क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड करते थे। और उसके बाद फिर 2009 में मैंने रैली गेयर में जॉब करी एज अ डीलर की। 2010 में मैंने जॉब छोड़ी, 2010 में मैंने टेक्निकल सीखा। 2011 में NIFM एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसकी काफ़ी ब्रांचेस है, वहाँ पे मैं पहला टीचर था टेक्निकल एनालिसिस का, और वहाँ पे मैंने टेक्निकल्स पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर ये जर्नी मेरी स्टार्ट रही तो 2011 से मंडे टू फ्राइडे मेरा रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे मैं काम करता था, और सैटरडे संडे मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता था। अब टेक्निकल एनालिसिस जब आप पढ़ाते हो तो आप खुद भी पढ़ते हो। एक होता है कि बस ठीक है आपने लाइनें खींचनी स्टार्ट कर दी, बट क्या होता है आप खुद उस पर ट्रेड कर रहे हो, खुद आप सिखा रहे हो, पूरे दिन आप चार्ट्स देख रहे हो, तो आपको बारीकियाँ पता चलती है। जब आपका स्टॉप लॉस कटता है ना, तो आपको पेन होता है कि यार ये स्टॉप लॉस क्यों कटा, रात को नींद ही नहीं आती, आप छत पे घूमते हो, आप सोचते हो ये मैंने क्या गलती करी और अगली बार मैं इस गलती को नहीं करूँगा, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो धीरे 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 आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। और मेरे हिसाब से जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं खुद भी पढ़ा उसे और खुद बेटर पढ़ा। फिर मैंने मेरी जॉब फिर अहमदाबाद में लगी, फिर मैं अहमदाबाद गया, फिर उसके बाद 2012 में अहमदाबाद चला गया था मैं। फिर मुंबई में मैंने जॉब करी, जयपुर में मैंने जॉब करी टेक्निकल एनालिस्ट की। बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से कुछ सीखा, अच्छी चीज़ें सीखी, जो अच्छी चीज़ नहीं थी उसको छोड़ दिया मैंने। और ऐसे करते 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 2000 लास्ट मेरी जॉब तो थी वो एड्रॉइड फाइनेंशियल में थी, रिसर्च एनालिस्ट की। 2019 में मैंने जॉब छोड़ी, फुल टाइम यूट्यूब किया, सेबी का लाइसेंस लिया, और अभी मैं एडवाइजरी कर रहा हूँ और अपनी रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। ट्रेड करते हैं आप? हाँ, बट अब थोड़ा कम कर दिया जब से लाइसेंस लेने के बाद। 1 साल से मेरे को लाइसेंस मिला है, तो अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जब करते थे तो कितनी कैपिटल से ट्रेड करते थे? देखिए मैं बहुत कम कैपिटल से काम करता था। स्टार्टिंग जो मैंने स्टार्ट किया था 6000 से स्टार्ट किया था। मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने एक सीरीज़ 2 बार सीरीज़ स्टार्ट करी है यूट्यूब पे। एक मैंने करी थी 2 साल पहले की थी अगस्त में, जिसमें मैंने 50,000 के फंड को 4,25,000 करे थे 2 महीने के अंदर ऑप्शन बाइंग में। एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी 2020 में, जिसमें 5 लाख के फंड को मैंने करा था 24,50,000 के आसपास। वो PNL वगैरह मेरे पास है, पैसा बढ़ा है। बट हुआ क्या, फिर मेरे को लॉस भी हुआ। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट हुआ, मुझे लॉस भी हुआ। लॉस क्यों हुआ, जब बाजार न्यूट्रल हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा शुभम जी, कि होता क्या है कि जब बाजार न्यूट्रल हो जाता है ना, तो ज़्यादा लॉस होता है। जब आपको पता नहीं चलता कि बाजार अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, आप ट्रेड बनाते हैं अपने पैटर्न के हिसाब से, बट बाजार में मूवमेंट ही नहीं हुई, तो थीटा डिके की वजह से आपको ज़्यादा नुकसान होता है। और लोग क्या करते हैं, एवरेजेस करते हैं। तो जब लगता है ना कि बाजार न्यूट्रल है, तो फिर 2-3 स्टॉप लॉस के बाद छोड़ देना चाहिए। एक दिन में आपने सबसे बड़ा लॉस कितना खाया? मैंने 4-5 लाख रुपए खाया। एक दिन में? हाँ। और प्रॉफिट आपने सबसे बड़ा? इतना ही प्रॉफिट करा है मैंने। एक दिन का जो सबसे बड़ा क्या लगता है आपको कि आपकी ये जो 15-17 साल की मेहनत है, जिसमें आपने सीखा सिखाया, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपने देखे होंगे, टेक्निकल का आप अगर निचोड़ लेकर आए निकाल कर, कि अब तो आप सिंपल सी बात है, कोई स्टॉक देखते होंगे तो आप बता देते होंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ बाय है, यहाँ सेल है, ये अवॉइड कीजिए, इसको खरीदिए नहीं खरीदिए, जो भी आप अपने निर्णय लेते होंगे। कौन से इंडिकेटर्स पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? मैं किसी इंडिकेटर पे कोई भरोसा नहीं करता हूँ। तो फिर कैसे चार्ट? देखिए इंडिकेटर क्या होता है, वो आपको इंडिकेट देता है, इशारा देता है, कोई आपको कंफर्मेशन नहीं देता। अभी इंडिकेटर के बारे में कुछ रियलिटी बताना चाहूँगा। देखो हर बंदे का अलग मानना है। कोई इंडिकेटर पे काम करता है, कोई प्राइस एक्शन पे काम करता है, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करता है। हर बंदे का अपना मानना है। बट मेरा मानना ये है कि भाई कोई EMA, कोई SMA, कोई लाइन की इतनी औकात नहीं है जो बताएगा कि भाई प्राइस कहाँ तक जा सकता है। सीधी सीधी बात है। कौन बताएगा? देखो आप प्राइस एक्शन पे काम करो, आप कैंडलस्टिक पे काम करो, आप भाव को समझो। एक्चुअल में जब हम कंपनी पे काम करते हैं, जैसे मान लो एक्सिस बैंक का स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है जो भी प्राइस है, तो हम कंपनी को नहीं खरीद रहे, हम उसके प्राइस को खरीद रहे हैं, हम उसके प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइस को फील करना बहुत ज़रूरी है। वो प्राइस को फील करने के लिए आपको कैंडलस्टिक सीखना पड़ता है। कैंडलस्टिक बेसिकली प्राइस ही है जिसको कन्वर्ट किया गया है। तो कैंडलस्टिक के कुछ लॉजिक्स होते हैं, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि बाजार का टॉप का बना है, बाजार का बॉटम का बना है। बट होता क्या है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम बुकिश लैंग्वेज में जाते हैं, बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। जब मैंने सीखा था, मेरे गुरु जो हैं वो सुनील मिगलानी जी हैं, और उन्होंने मेरे को सिखाया था। 2007 में मैंने उनसे क्लासेस ली थी, और उनसे क्लासेस ली और उसको फिर मैंने और उस पर प्रैक्टिस करी, तो पता चला कैंडलस्टिक एक्चुअल में बाजार में काम करती है। बाजार का टॉप, बाजार का बॉटम, सब कुछ कैंडलस्टिक बताती है। और अगर आप कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझ गए, तो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के उस पर रिएक्ट करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और रही बात इंडिकेटर की, इंडिकेटर एक सपोर्टिंग टूल है। इंडिकेटर आपको सिर्फ एक प्रॉफिट राइडिंग में हेल्प कर सकता है, आपको ट्रेड नहीं बता सकता। तो अभी आप जो भी कैंडल देखते हैं जो आपने बताई, वो कैंडल आपको क्या बता रही है निफ्टी के बारे में? ठीक है, आप 1-2 दिन 4 दिन का मूवमेंट छोड़ दीजिए,
लेकिन बड़ी पिक्चर आपको मीडियम टर्म की अगर दिखे तो क्या दिख रही, कहाँ नीचे तक जा सकता है बाज़ार, या कहाँ आपको लगता है 2025 में 26 में यार ये लेवल दिखेगा, मेरी कैंडल ये बता रही है? देखिए क्या होता है, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो है टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशंस। अब मान के चलो बड़ा टाइम जो फ्रेम होता है जैसे डेली चार्ट, वीकली चार्ट, वो उस पर आप एनालिसिस कर सकते हो। ट्रेड जो लेने हैं आपको, इंटरडे के ट्रेड, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे, जो भी चार्ट आपको सूट करता है। मैं सारे टाइम फ्रेम को पढ़ता हूँ, मैं 15 मिनट को भी पढ़ता हूँ, मैं 30 मिनट को भी पढ़ता हूँ, और आवरली को पढ़ता हूँ, 4 आवरली, और डेली वीकली पे काम करता हूँ। अब क्या होता है, बड़ी पिक्चर चाहिए होती है तो हमें डेली और वीकली चार्ट पे काम करना होता है, और हमें छोटी पिक्चर चाहिए होता है तो 15 मिनट के चार्ट पे काम करना पड़ता है। जैसे मैं एडवाइजरी करता हूँ तो नॉर्मली जो ट्रेडर होता है वो इंटरडे में काम करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम रखता हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न बना, उसके अकॉर्डिंगली हमने वहाँ पे कॉल्स या फिर अपने ट्रेड्स दिए। अब होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, इसके साथ साथ हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग, बीरिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्राउड कवर, बीरिश अरामी, बुलिश अरामी, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, ये सारे पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स के लॉजिक हर कैंडल के अलग अलग होते हैं। एक का बनने का कारण कुछ हो रहा है, दूसरे का बनने का कारण कुछ हो रहा है। अब हम जो काम करते हैं, बेसिकली बाजार जो साइकोलॉजी बेस पे चलता है, तो हमारी जो साइकोलॉजी है या डिमांड सप्लाई जो इसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कैंडलस्टिक बनता है, उसका एक बिहेवियर होता है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपको कैंडलस्टिक समझ में आ गया, कैंडलस्टिक को ढंग से पढ़ लिया, तो बाजार के बारे में पता चल जाएगा कि बाजार कहाँ तक जा रहा है। फिर आप कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर आप किसी लाइनों के मोहताज नहीं रहोगे। तो वही आपने एनगल्फिंग पढ़कर, डोजी पढ़कर, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये जितने तरीके के स्टार आपने पढ़े, ये सब दरअसल जब हम कैंडलस्टिक चार्ट्स पढ़ते हैं तो उनके पैटर्न होते हैं। जैसे डोजी है वो आपको बताता है कि दुविधा है बाज़ार में, असमंजस है बाज़ार में, बाज़ार डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है। हैमर है तो वो रिवर्सल बताता है। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। हम इस पर बहुत जल्दी बोनस में एक लर्न सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम लोग आपको टेक्निकल पर, फंडामेंटल पर, बहुत अलग अलग चीज़ों पर कोर्सेज लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें बात निकली तो मैंने आपको बता दी, टीम हमारी उसकी तैयारी में है। बहुत जल्द आप बोनस पर वो सब कुछ भी देखेंगे। तो ये जो आपने बताई मुझे सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को जब आप लगा रहे हैं इस समय वीकली चार्ट पर, तो क्या दिख रहा है आपको? निफ्टी कहाँ जाता दिख रहा है? और उसके लिए तो फिर चार्ट देखना पड़ेगा। तो अभी आप जो एनालिसिस करते होंगे कहीं कुछ अभी देखो क्या था, अभी जैसे कल परसों जो लास्ट वीक से जो एनालिसिस करी थी उससे लग रहा था बाजार वीक है। बाजार वीक है, मैं फिर बता देता हूँ। अभी आप डेली चार्ट अगर देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार गया, कुछ 600 के आसपास का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर बाजार गया, उसमें एक पैटर्न बना था। मैं फ्राइडे की बात बता रहा हूँ, एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। बता देता हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस पे कोई कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल गया इवनिंग स्टार यानी कि टॉप पे, तो वहाँ से एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम प्राइस चल रहा था कुछ 600 के आसपास, और अगर आज प्राइस देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट उसमें दिखाई दे रही है। 23,600 के आसपास था, आज 23,000 के आसपास है। उसको भी तोड़ दिया। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो 23,000 को भी 23,000 को भी तोड़ दिया। और क्या होता है ना, जब डेली चार्ट पे ऐसे अब इसका रीज़न क्या है, अब हम साइकोलॉजी कनेक्ट करते हैं इसमें। अब सबसे बड़ी बात है, एक रिटेल ट्रेडर है, वो सबसे पहले मार्केट में आता है, सबसे पहले क्या सीखता है, वो सीखता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक छठी क्लास के बच्चे को बुला लोगे ना मार्केट में, उससे पूछोगे क्या आता है, वो एक ही चीज़ बोलेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्योंकि इसके लेवल हर जगह मिलेंगे आपको। आप किसी वेबसाइट पे जाओ वहाँ मिल जाएंगे, आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप लाइन ही तो खींचनी है, बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। अब क्या है, सबको एक चीज़ दिख रही है, अब सबको एक चीज़ दिख रही है, सब एक काम करेंगे, सब डिमांड क्रिएट करेंगे, तो भाई कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है ना, उसे पता है कि भाई तुम क्या देख रहे हो, वो वहाँ से क्या करेगा, वो रिवर्स ट्रेड बनाएगा। अब वो एकदम से नहीं बनाता, कुछ टाइम बाजार में वो कंसोलिडेट करता है। तुम एक दिन आओ, 2 दिन आओ, 3 दिन खरीदो, तुम खरीदो, छोटा छोटा प्रॉफिट देगा। और वहाँ पे ना जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनको स्मार्ट आदमी कहते हैं, वो अपनी निशानियाँ छोड़ जाते हैं। जो निशानियाँ होती हैं ना, वो कैंडलस्टिक पकड़ लेता है। तो वो इवनिंग स्टार पैटर्न था। लास्ट वीक पे भी एक कोई इवेंट था, 2000 लोगों के सामने ये चीज़ मैंने रखी थी कि भाई इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, यहाँ से बाजार क्रॉस नहीं करेगा और एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो चलो, अब जो बोला वो छोड़ो, बट अब यहाँ से करेक्शन आई है, और मुझे लगता है करेक्शन स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी। जैसे एक्सिस बैंक में भी सेम पैटर्न बना हुआ था, हैंगिंग मैन देखने को मिला था, एसबीआई में भी अभी पैटर्न बना हुआ था, रिलायंस में बना हुआ था। बहुत सारे स्टॉक्स थे जो टॉप पे जाके कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक बना रहे थे, और वो भी डेली चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट में, डेली के चार्ट पे, जो कि लग रहा था कि भाई अब यहाँ पे इनका काम होने वाला है। तो उमेश जी, एक बात बताइए कि जैसे आपने बताया कि इवनिंग स्टार बन रहा था, या जो भी आपकी विधा है जिसमें आप पारंगत हैं, कितना असर पड़ता है कि ये टैरिफ लग गए, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए,
कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, कंजम्पशन टूट रहा है, स्लो डाउन है, कैपेक्स नहीं बढ़ रहा है, ये बोर्ड के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें असर डालती हैं आपको, या आपको लगता है नहीं मेरी कैंडल जो बता रही है बस इसमें सब कुछ है? देखिए मैं आपको बताऊं, जितनी भी न्यूज़ होती है ना वो सब डिस्काउंटेड होती है, और मेरा कहना यह है कि बम फटने से पहले चार्ट में फटता है। अब वो बम पहले 1 हफ्ते पहले फट चुका था, जिसकी वजह से फॉल देखने को मिला। अगर मैं पुरानी वीडियो दिखाऊं, मतलब अब पुरानी बात हो गई है, 3 साल पहले भी जब ये यूक्रेन और रशिया का जो प्रॉब्लम था, वहाँ पे भी कुछ डबल टॉप पैटर्न बने हुए थे चार्ट पे, ऐसा लग रहा था कि फॉल देखने को मिलेगा। और ये चीज़ मैं बता रहा था, मेरा गोवा में एक वर्कशॉप था और मैं वहाँ सब लोगों को समझा रहा था कि भाई ये पैटर्न बना हुआ है कैंडलस्टिक, ये डबल टॉप बना हुआ है, डाइवर्जेंस बहुत नेगेटिव है, करेक्शन तो मुझे भाई साहब कम से कम 2000 पॉइंट की दिख रही है। और उसके बाद न्यूज़ आई तो लोग बोलेंगे भाई न्यूज़ की वजह से गिरा है, बट चार्ट पहले बता देता है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा फेल हुए तो क्या होगा, स्टॉप लॉस ही तो कटेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें ना कहीं चार्ट पे डिस्काउंटेड होती है, और उसके बाद जो असर आता है वो बाद में कहते हैं कि भाई न्यूज़ आई थी, बट चार्ट पहले ही बता देता है। तो अभी फिर मेरा वही सवाल है कि अभी आपको चार्ट क्या बता रहा है, निफ्टी का या सेंसेक्स का, या जो बड़े स्टॉक्स आपने देखे होंगे लार्ज कैप स्टॉक, किस तरीके के पैटर्न आपको इमर्ज, ठीक है आप लेवल नहीं बता सकते अभी हमारे सामने चार्ट्स नहीं है, बट आपको क्या लगता है यहाँ से बड़ी गिरावट आ सकती है निफ्टी में, या आपको लगता है नहीं वर्स्ट इज़ ओवर और यहाँ से अब वापसी है? क्या आपके चार्ट्स पे जो आपको पैटर्न दिख रहे हैं, जो आप आजकल एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, वो किस तरीके की दे रहे हैं? देखिए क्या होता है ना कि अब करेक्शन आ चुकी है, मतलब ये नहीं है कि भाई करेक्शन यहाँ पे रुक चुकी है। अगर यहाँ से रिवर्सल आना होगा तो सबसे पहले चार्ट के आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। अगर एक गिरावट आ गई है, ठीक है, अब गिरावट पे क्या होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग या तो बाइंग की पोजीशन से एग्जिट होते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, गिर गया, अच्छी अपॉर्चुनिटी खरीद लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर कुछ एक्चुअल में रिवर्सल आने वाला होगा तो चार्ट पे आपको कुछ पैटर्न्स मिलेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे कोई डबल बॉटम मिल जाएगा, क्योंकि बाजार गिरा है तो डबल बॉटम बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, या आपको कुछ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, हैमर वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, और अगर ये चीज़ देखने को मिलेगी तो फिर आप कंफर्मेशन पे ट्रेड बना देंगे। हमेशा ना देखो बोला ये जाता है कि जैसे मैच होता है क्रिकेट में, क्या होता है जैसे टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है कि भाई आज ही बाजार चलेगा कल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये चलता रहेगा। तो आपको ना मौका देख के चौका मारना है। जैसे टेस्ट मैच का प्लेयर होता है, क्या होता है, बड़ा आराम से बैटिंग करता है, चाहे वो T20 में कितने शतक मार चुका हो, बट टेस्ट मैच में बड़ा आराम से खेलता है, जो बॉल उसके रडार में होते हैं उसी पे बाउंड्री मांग निकालता है। तो यहाँ पे भी वही है, आपको मौका मिलेगा तो चौका मारना। आपको आपको आपके चार्ट में आपका सिस्टम जो है, आपका जो सेटअप है, अगर सेटअप आपको परमिशन देता खरीदने की तो आप खरीदो, अगर आपका सेटअप परमिशन नहीं देता तो मत खरीदो। तो चार्ट पे दिखेगा वो सारी चीज़ें। आजकल जो आप अपनी सलाहें लोगों को भेज रहे हैं, अपने पेड क्लाइंट्स को जो सलाहें भेज रहे हैं, उसमें किस तरीके की कॉल्स ज़्यादा हैं? बाय कॉल्स ज़्यादा हैं, सेल कॉल्स ज़्यादा हैं? अभी सेल कॉल्स है। रिसेंटली मैंने सेल्स कॉल्स को ऐड करा है, और मैंने थोड़ा भी क्या करा है, मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे फ्यूचर में कॉल देनी स्टार्ट करी है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब ऑप्शन बाइंग करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या ऑप्शन बायर हैं। अब ऑप्शन बायर को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे कॉल्स देंगे तो होता क्या, स्टॉप लॉस और टारगेट ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उससे उनका अगर प्राइस थोड़ा भी बाजार रुक गया, वहाँ पे थोड़ा भी न्यूट्रल हो गया, तो थीटा बहुत जल्दी से डिके होता है। तो इस वजह से हमने ना फ्यूचर में कॉल दी थी, जैसे मैंने SBI की कॉल दी थी कि भाई SBI गिर सकता है, एक्सिस बैंक की कॉल दी थी, बैंक निफ्टी स्पेशली बोला था भाई डाउन है, ये पैटर्न बने हैं, निफ्टी को बोला था डाउन है। कल यूट्यूब वीडियो पे भी मैंने कुछ ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करी थी, और सबको मैसेज कर दिए थे भाई आने वाले टाइम पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। टैरिफ की वजह से नहीं था, ठीक है, चार्ट की वजह से था। बिल्कुल, आप अपनी विधा में इतने निपुण हैं कह लीजिए, या इतना कह लीजिए उनका कन्विक्शन है कि वो उनको ये लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो पहले मुझे चार्ट पे दिख जाता है और उसके बाद होता है। टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे ही होते हैं, ज़िद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, आप कह सकते हैं। वो मानते हैं कि जो मेरे चार्ट पर दिख रहा है वही सही है। उमेश जी, अब हम अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपसे पूछूंगा जो आपके निजी ट्रेड से या जो आपके इस पूरे ज्ञान का निचोड़ होंगे। हम अपने अंतिम दौर में हैं पॉडकास्ट के, इसलिए कोई ऐसा आपने ऑप्शन का पैटर्न या कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी टेक्निक इस्टेब्लिश की, आपको लगता है कि पिछले 15 साल में या 20 साल में? बहुत सारे लोग दावा करते हैं यार 2 दिन ऑप्शन में ट्रेड करो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे दावा करते हैं कि मैंने ऑप्शन की एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि बॉस आप महीने में 4 दिन ट्रेड कर लो एक्सपायरी के आसपास और आपका पैसा बन जाए। आपने कुछ ऐसा डेवलप करा है अभी? देखो क्या होता है ना कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैं बता देता हूँ कि 4 दिन ट्रेड करो। बेसिकली लोग क्या करते हैं, वो कुछ स्ट्रेटजी है, जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल बना देंगे, लॉन्ग स्ट्रैंगल बना देंगे,
स्ट्रडल पे काम कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, भाई दूर की कॉल भेज दो, दूर की पुट भेज दो, बाजार कंसोलिडेट होगा तो ऊपर का प्रीमियम नीचे का प्रीमियम आप रिसीव कर लो, बट उसमें मार्जिन ज़्यादा लगते हैं और उसको भी आप हेज करने के लिए ऊपर की कॉल नीचे की पुट खरीद सकते हैं, बट मार्जिन ज़्यादा लगते हैं। एक होता है ना कि भाई एक बंदा है, एक रिटेल ट्रेडर है, उसके पास 15-20 हज़ार रुपये हैं, 30 हज़ार रुपये हैं, बट वो स्ट्रेटजी उसमें बना ही नहीं सकता। और रही बात ऑप्शन बाइंग की, तो मैं एक लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप ना स्पॉट मार्केट का चार्ट देख के ही ऑप्शन में ट्रेड करो। मैं ये नहीं कह रहा ऑप्शन ख़राब है, ऑप्शन सही है, मैंने ऑप्शन में भी पैसा बनाया है, बट मेरी स्ट्रेटजी कहती मैं जीरो होने का वेट नहीं करता था कि मैंने प्रीमियम खरीद लिया जी 100 रुपये का, अब मेरी किस्मत है, अगर बढ़ गया तो 150 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, नहीं किस्मत है तो जीरो हो जाएगा। भाई किस्मत के भरोसे मत बैठो, आप गलत होगे मैटर देखो, अगर आप गलत है, गलत होना गलत बात नहीं है, हम भी 50 बार गलत होते हैं, 100 बार गलत होते हैं, बट अब हम अपनी गलती पे बाजार को इतना देते हैं, बट हम सही होते हैं तो बाजार से इतना लेते हैं। वो रीज़न क्या है? क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग में लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो बस छोड़ देते हैं, यार थर्सडे को एक्सपायरी है, वेडनेसडे को एक्सपायरी है, जीरो हो जाएगा। आप अगर कोई स्पॉट मार्केट का चार्ट देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको 23,000 पे निफ्टी बुलिश लगती है स्पॉट मार्केट के अकॉर्डिंगली, और उसका स्टॉप लॉस लगता है 22,900 का। आपने 23,000 की अगर कॉल ली है जिसका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़ के आसपास, तो आपका अगर स्पॉट मार्केट में स्टॉप लॉस कटेगा 900 कटेगा, तो आपको अपने प्रीमियम से भी एग्जिट होना पड़ेगा, चाहे वो 50 रुपये रह जाए, वो 40 रुपये रह जाए, आपको जीरो होने का वेट नहीं करना। बट लोग क्या करते हैं, वो सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है भाई साहब, वो जीरो हो जाता है, और जीरो हो जाता है फिर उनको नुकसान होता है। आप अपने ट्रेड में जब आप कैंडल्स पढ़ते हैं, एल्गो ट्रेडिंग, एआई, ये जो नई नई चीज़ें आई हैं, इनकी मदद लेते हैं? नहीं, मैंने एल्गो किया हुआ है, वैसे मैंने अपनी कुछ स्ट्रेटजीज थी कैंडलस्टिक की, आज से कुछ 2017 के आसपास मैंने कोई कजाकिस्तान का कोई डेवलपर था, उससे मैं क्वांटिफाई करा रहा था, बट वो क्वांटिफाई हो नहीं पाई क्योंकि उसमें ना लॉजिक्स बहुत है, कैंडलस्टिक में बहुत लॉजिक है, 20 लॉजिक लगते हैं उसमें, तो वो फुलफिल नहीं हो रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, जो एल्गो वगैरह होता है वो इंडिकेटर पे तो लग जाता है, इंडिकेटर पे तो इजीली लग जाता है कि भाई एक लाइन ने एक लाइन को तोड़ा, आप बाय कर लोगे, सेल कर लोगे, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जो बहुत इजीली लग जाती है, बट किसी किसी जगह पे ना आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो वो एल्गो जो होता है वो स्किल्स को क्वांटिफाई नहीं कर सकता। तो ये रीज़न था कि भाई मैंने अपने स्किल्स पे छोड़ा, लोगों को बोला कि भाई आप पढ़ो, मेहनत करो, 1 महीने में आपको चीज़ें समझ में आएंगी, फिर आप बैक टेस्ट करके फिर उस पर ट्रेड कर सकते हो छोटी क्वांटिटी के साथ। कितने पैसे से आपको लगता है कि अगर कोई नया ट्रेडर है तो वो आ सकता है बाज़ार में? आज की बात करूँगा तो मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। रीज़न उसका क्या है, देखो इक्विटी में काम कर रहे हो तो 10,000 से कर लो, कोई बात नहीं। ऑप्शंस वगैरह में करना है तो भाई अब आपको थोड़ा सा मतलब 50,000 70,000 चाहिए होंगे, क्योंकि देखो है ही नहीं, मार्जिन बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। 50-70 हज़ार से आप ट्रेड शुरू करा सकते हाँ हैं? कर सकते हैं आराम से, बल्कि ये भी ज़्यादा अमाउंट है आज के टाइम में, पहले तो 15-20 हज़ार रुपये से हो जाता था। उमेश जी उन सारे लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं, अलग खड़े हो जाते हैं जो लोग ये कहते हैं कि आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी कैपिटल चाहिए। उमेश जी कहते हैं आप थोड़े से लाइए, 50-70 हज़ार रुपये से भी ट्रेड शुरू कर सकते हैं। उमेश जी का ये कहना है कि ऑप्शन में पैसा बन सकता है। उमेश जी का ये कहना है कि अगर आप चार्ट्स देखते हैं, कैंडल देखते हैं, तो आप बाज़ार को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं रादर देन की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल चार्ट्स पढ़ें। कैंडल में उनका सबसे ज़्यादा जोर है। उमेश जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको लगता हो कि लंबे समय के लिए किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना फंडामेंटल कहते हैं, बाजार के कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो गोल्ड की तरह माने जाते हैं, एज गुड एज गोल्ड कहते हैं, टाइटन ले लो, कोटक बैंक ले लो, एशियन पेंट ले लो, HDFC बैंक ले लो, निफ्टी की कंपनियां ले लो। आपके चार्ट्स पर, कैंडल पर स्पेशली जो आप पढ़ते हैं, आपको ऐसी कोई अच्छी कंपनियां दिखती हैं कि लंबे समय के लिए भी, चाहे वो डेली चार्ट पे, वीकली पे, मंथली पे, जो आपको दिखाता हो पैटर्न कि हाँ यार 4 साल 5 साल, क्योंकि ट्रेड व्रेड तो ठीक है, 1-2 दिन की बात है, 1-2 हफ्ते की बात है, एक एक्सपायरी की बात है, चलिए मान लिया, लेकिन अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है अपने रिटायरमेंट के लिए या किसी बड़े काम के लिए, वो भी आपके कैंडल बता देती हैं? हाँ, वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो, वो तो बता देती हाँ, हैं। वीकली में क्या होता है, वीक की कैंडल बनती है, और मंथली में मंथ की कैंडल बनती है, तो वो भी कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बता देते हैं कि बॉटम से कि ये स्टॉक अब यहाँ से इसमें पोटेंशियल है, अब इसमें तेज़ी आ सकती है। फिर आप क्या कर सकते हो, उसका फंडामेंटल भी देख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो फंडामेंटल में कि भाई अभी प्रॉफिट्स क्या चल रहा है, नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक करके और कॉल ले सकते हो। ये आप उसमें डिसीजन ले सकते हो। कोई ऐसे 4-5 स्टॉक बताना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि शुभम ये मेरी रिसर्च है वीकली चार्ट पर, क्योंकि लंबी है, 4 साल, 2 साल, 1 साल, कि ये 4-5 स्टॉक हैं जिनमें अगर आदमी ले ले तो अच्छा प्रॉफिट, मल्टी बैगर हो सकता है? मैं ना 3-4 स्टॉक तो नहीं, मैं 1-2 स्टॉक बता देता हूँ। एक तो आर पावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
अभी मेरे पोर्टफोलियो में है। आर पावर। आर पावर मैं ले रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकता है। कुछ पैटर्न्स मुझे लगे हैं, हो सकता है टाइम ले। आर पावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा आर स्टॉक, पावर में लेकिन लोगों के अनुभव बड़े कड़वे हैं। कोई बात नहीं है, मतलब है वैसे तो, बट मैंने 22 रुपये का लिया हुआ है। मैंने बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा था, अभी वो 42 43 तक भी चला गया था, फिर अभी 35 के आसपास रह गया था। बट थोड़ा नीचे आएगा तो मैं उसको पकड़ूंगा क्योंकि फंडामेंटल उसके अभी मेरे को ठीक लग रहा है, प्रॉफिट में आ रही है कंपनी। फंडामेंटल देखते हैं आप? थोड़ा बहुत देखता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखता, बट अगर मेरे को पोर्टफोलियो बनाना होता है तो मैं फंडामेंटल देखता हूँ। जब मुझे टेक्निकल चार्ट पे ट्रेड करना होता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो कोई फंडामेंटल काम नहीं करता है, देखना भी नहीं। ठीक है। एक कार पावर मुझे अच्छा लग रहा है, रिलायंस इंफ्रा मुझे अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, और ये 2-3 स्टॉक हैं, 2 स्टॉक हैं मेरे को अच्छे लग रहे हैं। बाकी अगर कोई और स्टॉक होगा अच्छा तो मैं आगे बताऊंगा। बिल्कुल आप बताएंगे। तो उमेश जी को लाने का मकसद यही था कि वो आपको जो कैंडल स्टिक है उसके बारे में, और जो उन्होंने बड़ी बात कही उसके बारे में कि ट्रेडिंग को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों खोलें। ये जो असंगति है बाज़ार की, विसंगति है बाज़ार की, उसको उन्होंने सामने रखा। 2-3 बातें जिससे आप मुतमईन हो सकते हैं, आप नहीं भी हो सकते हैं, कि छोटी कैपिटल से आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेडिंग 50-70 हज़ार रुपये से शुरू हो सकती है, और अगर आप इक्विटी में करते हैं तो 15-20 हज़ार रुपये से शुरू कर सकते हैं। एल्गो काम नहीं करता है। ये मोटा मोटा निचोड़ आज के पॉडकास्ट का निकला है। उमेश जी के साथ लर्न एंड और अर्न सीरीज़ जब हम अपनी शुरू करेंगे, जहां हम बोनस में पढ़ाई करेंगे और हम सीखेंगे चीज़ें, तब हम ज़रूर उमेश जी जैसे लोगों को लेकर आएंगे दोबारा, और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कैंडल पढ़नी है तो क्या एक वर्कशॉप करके हम कैंडल पढ़ना सीख सकते हैं। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। उमेश जी बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, तमाम बातें करने के लिए हमसे। आप लोगों का भी शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ मैं फिर आऊँगा। नमस्कार।